अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्सर अक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, 2 जनवरी के बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात को लगने वाला ब्रेक का बिलाखिर अब तीसरे दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकराती कमेटियों का अब अगला इजलास 15 जनवरी को स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत तलब किया गया है, जबकि PTI की मुज़ाकराती टीम की खान साहब से मुलाकात भी गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में करवा दी गई है। और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आज मुअख्खर हुआ है, जो 17 जनवरी को अब सुना दिया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि ये फैसला किस तरह से मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज हो सकता है। गुज़श्ता रोज भी मीडिया से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा ने यह कहा था कि हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए और मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही रहेगी। अगर इससे बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं कि मुज़ाकराती अमल जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा, अभी बैरिस्टर अली ताहिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बरतानिया राशिद हाशमी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, वेलकम टू द शो। आगाज करना चाहूंगी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। सर, अब ये तीसरी नशिस्त होने जा रही है। खान साहब से मुलाकात के हवाले से डिले किया गया था। गवर्नमेंट की जानिब से कहा था कि कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। अब इवेंचुअली तीसरी मुलाकात होने जा रही है, इसके अंदर मुज़ाकरात ज़ाहिर आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जो शराइत रखी है इस मुज़ाकराती टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर कोई अमल दरामद करेगी ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। क्या हुकूमत जो है कोई मुश्किल पोजीशन में है या तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त के अंदर है? तो देखने में ये आता है कि फ़िलहाल हुकूमत जो है वो मजबूत और मुस्तहकम है, और तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और अमूमन अपोजिशन जब भी होती है तो हमेशा उनको मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो मल्टीपल लीडरशिप भी जो है वो देखी जा रही है, और ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो बैरिस्टर गौहर साहब की जो एक मेरे ख्याल में वक़्त है वो उस अंदाज में नहीं दिख रही जिस तरह से बाकी पार्टियों के अंदर उनके सरबराहान जो होते हैं अपने आप को असर्ट करते हैं जी। अब हुकूमत जो है वो ये शायद चाह रही है कि किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ओथ टेकिंग है वो अपने वक्त के ऊपर जो है वो मुकम्मल हो जाए, और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ओथ टेकिंग के ऊपर, क्योंकि PTI ने ये बात कही है कि हम एक एहतजाज करेंगे और हम जो है वो मुख्तलिफ तस्वीर और पाकिस्तान के हवाले से जो हम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। जाहिर है हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि ये मुज़ाकराती अमल जारी रहे और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन असल में मुज़ाकरात जो है वो किसी वजूहात के ऊपर होना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके लीडर की रिहाई हो, जबकि मेरा ख्याल है कि 9 मई के मुल्ज़मान जो हैं स्टैब्लिशमेंट, उनकी रिहाई किसी सूरत जो है वो मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि DGI SPR साहब जो हैं वो 3 दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये ऐलान कर चुके हैं, और अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर यही कहा था कि छोटे जो मुजरमान हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन हमने तो असली बड़े मुजरमान जो हैं, जो कि मास्टरमाइंड हैं, जो इसके एग्जीक्यूटर हैं, जो प्लानर हैं, उनको हमने सजा देनी है, और हम ये चाहेंगे कि वो कानून के कटहरे में आए पाकिस्तानी कवानीन और आइन के मुताबिक। अब ये आप देख लें, फिर आइनी बेंच की तश्कील होना, आइनी बेंच के बाद जो है फौजी अदालतों के हवाले से मामलात को आगे बढ़ते हुए देखा, और फिर हमने बहुत जल्दी से हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को सजाएं हुई। एक दिन जो है वो 25 लोगों को सजा हुई और अगले दिन जो है वो 60 लोगों को सजा सुनाई गई। बावजूद इसके कि अमेरिका से भी जो है वो रिचर्ड ग्रैनियल का बयान आया और उन्होंने बड़ा खुल के बयान किया, और इससे पहले माजी के अंदर जो है हमने देखा कि 368 जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है वो बानी चेयरमैन जो PTI के हैं उनके लिए एक करारदाद मंजूर की, लेकिन हुकूमत की उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं हुआ। हुकूमत ने भी अपने जो है असेंबली के अंदर एक और करारदाद मंजूर कर ली, उसकी मजम्मत की। तो मकसद ये है कि कोई इसके ऊपर वाज़े चीजें सामने नहीं नजर आ रही, और मैं नहीं समझ रहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं कोई कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो स्पॉयलर्स मौजूद हैं। खास तौर पे शाम को TV पे बैठ के जब हम बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में दोनों जानिब से जो एक ज़बानी गोला बारूदी एक मामलात सुरंगें बिछाई जाती हैं,
उसके बाद फिर मामलात खटाई में पड़ जाते हैं। एक बात, इसके अंदर जो दूसरा पहलू है वो बड़ा अहम है। अभी हुकूमत जो है जब तहरीरी तौर पर जब मांगती है, और ख़ास तौर पे जब अब जिन सैकड़ों लोगों का जिनकी अमवात का बताया गया 26 नवंबर के सानिये के बाद, और इसी तरह से 9 मई के हवाले से कि सैकड़ों लोग जो है वो उनको मार दिया गया, तो वो जब हुकूमत नादरा के लिस्ट के मुताबिक उन सैकड़ों लोगों की मांगेगी रिकॉर्ड, तो मेरा ख्याल है वो एक टर्निंग पॉइंट होगा और शायद पीटीआई उसके ऊपर बैकआउट कर जाए। उसकी वजह यह है कि वो मीडिया ने भी दिखाया, और मेरे ख्याल में आप एनटीएन जानता है इस बात को, और दूसरी जानिब जो है जब मिसिंग पर्सनल की बात आएगी कि जी बहुत सारे 10,000 के करीब जो लोग हैं वो गायब हो गए और बाकी लोगों को जेलों में डाल दिया, तो इन तमाम की जब लिस्टें फराहम करनी पड़ जाएंगी तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये मुज़ाकरात की जगह मज़ाकरात बन के रह जाएंगे। और इसी वजह से आपने देखा कि अभी हालिया मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब से इस्तदा की गई, जो मेरी इतलात है, कि आप कोई एक सहूलतकारी का किरदार अदा करें। अच्छा। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो फिलहाल मेरे ख्याल में किसी भी सिस्टम के अंदर अभी अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पहले ये मज़ाकरात जो है किसी करवट बैठ जाएं, और फिर जो है वो उनकी अफादियत जैसे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमने देखी, तो मौलाना जो है फिर वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये फिलहाल की सूरत हाल ये है। अच्छा ठीक है, आपने जो बात की अब्दुल्ला साहब के अगर लिस्टें प्रोवाइड करनी पड़ गई शोहदा के हवाले से या मिसिंग पर्सनस के हवाले से, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तहान होगा। तो बैरिस्टर साहब साथ ही हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उनके पास इन तमाम लोगों की लिस्टें मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया उन शोहदा के हवाले से जो 26 नवंबर के सानिये में उस इवेंट के अंदर उनकी शहादतें हुई या फिर वो मिसिंग हो गए उसके अंदर, तो इस हवाले से अभी कुछ डेटा आपने प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को या आपके पास खुद मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जो डाटा है डेट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन। जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो हमें उस तरह से इजाजत नहीं है चीजों को शेयर करने की, बट सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा डाटा जो है वो मौजूद है। अच्छा। और इवन अल्टीमेटली इफ यू लुक एट रिस्पॉन्सिबिलिटी शाइस्ता, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने करना है, और इसका बड़ा एक ईजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जो प्राइमरी डिमांड अब है और जो राइटिंग में दी भी जा रही है वो ये है कि 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 इन दोनों के ऊपर जो वाकयात हुए और अफसोसनाक वाकयात हुए, जिस तरह सिविलियंस के ऊपर जो है वो लाइव बुलेट्स फायर किए गए, एक जुडिशियल कमीशन उसके ऊपर बना दिया जाए जो इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर जो दोनों साइड्स को मंजूर हो। हमारे मुल्क में ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है। अच्छा। आप ऐसे जजेस को जो है वो बिठा दें, वो जुडिशियल इंक्वायरी इसकी करें, और जुडिशियल इंक्वायरी कर इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दैट रिमेन्स द प्राइमरी डिमांड। आप अगर हमारी बात नहीं मानना चाहते, हम नहीं कह रहे आप हमारी बात को गॉस्पेल ट्रुथ की तरह ले लीजिए, but then at least go for the judicial commission and see what the judicial commission has to say. That is now the primary demand. And I think कि अगर the other side is not guilty, तो इसमें क्या बुराई क्या है इस डिमांड को मानने के अंदर? This remains a question. This is the hanging question. क्या मसला है आपको जुडिशियल कमीशन बनाने में? अगर आप कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो जो हम कह रहे हैं वो बात सच नहीं है, उसमें सदाकत नहीं है, बना दीजिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन, वो फाइंडिंग्स दे देगा अपनी। अच्छा ठीक है, अली ताहिर इस पर भी आते हैं। अब राशिद हाशमी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राशिद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब ने बात की कि वो लिस्टें तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर अली ताहिर साहब से मैंने पूछा कि इज देयर एनी डाटा जो आपका रिलेटेड है इन शोहदा के हवाले से या मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो क्लेम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं है, ऐसे कोई फिगर्स मौजूद नहीं है। I said it is already there in the public domain, Shaista. I said we've already released the data. I can share it with you as well. I can share it with learned members on your show. We can give it to the government as well. That data is already there. But of course उसकी जो ultimate fact finding है वो ultimately state के institutions ने करनी है। ऑथेंटिसिटी जो है
वो कमीशन स्टेट करेगा को तो बड़ी करनी अच्छी है। बात है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आप कह रहे हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो खुद उनको एक बार चेक करनी पड़ेगी। But the तो data राशिद is there, साहब, but the अगर data ये is डेटा already there. आपको मिल It's on जाता social है media. और फिर जुडिशियल कमीशन की को एस्टैब्लिश करने के हवाले से बात होती है, तो क्या गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल है कि वो 9 मई के सानहे पर या 26 नवंबर के उस इवेंट के ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन की तश्कील दे दे टू मेक थिंग्स ईजियर? अगर वो वाकई चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो जाए पॉलिटिकल सिनेरियोज और थोड़ी सी इस्तेहकाम की तरफ जाना शुरू हो जाए सियासत, तो ये क्या बहुत बड़ी डिमांड कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए शाइस्ता साहब के पहले तो बात यह है कि इन्होंने कहा जी वो पब्लिक डोमेन में डाटा मौजूद है, फिर इन्होंने कहा कि वो डाटा जो है वो हम पब्लिक वो सोशल मीडिया पे है, हम लोग नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। फिर इन्होंने मतलब एक सांस में इन्होंने कम से कम 3 से 4 जो स्टेटमेंट्स दिए हैं डाटा के हवाले से। बात यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, किस चीज़ पे बनाया जाए? क्या वो लोग जिनको जब सजाएं दी गई 2-2, 4-4, 6-6 साल की जब उन्हें सजाएं दी गई और जब उस वक्त सीसीटीवी इमेजेस भी साथ में लगाए गए या वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी साथ में लगाई गई कि ये फर्द इस वक्त जिन फलां जुर्म सरजद कर रहा था, ये डंडे पे पेंडल लटकाने वाला जो इमरान खान का भांजा इमरान हसन न्याजी है, वो उस वक्त ये बयानात दे रहा था, वो ये काम कर रहा था। फलाने बंदे ने बगल में मोड़ डाला हुआ था, फलाना कौरमा फ्रिज से निकाल के भाग रहा था, फलाना जो वहाँ पे आग लगा रहा था, डंडे बरसा रहा था और अंदर शीशे तोड़ रहा था टीवियों के, खिड़कियों के। तो मतलब ये कि इनके ऊपर मुझे ये बताएं, पहले तो इमरान खान ने हमेशा की तरह अपने कारकुनान को बतौर आला कार इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें इसने डिसऑन किया। उन्होंने कहा ये तो हमारे बंदे नहीं, ये तो एजेंसियों ने बंदे जो ना शामिल किए हुए थे। चले मान लिया जी, चले एक सेकंड के लिए कि वो बंदे एजेंसियों के थे। तो अब जब सजाएं दी जा रही हैं तो ये लोग क्यों चीख रहे हैं? इन्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि जिसको 10 साल दिए उसे 10 नहीं 20 साल सजा दें, जिसे 2 साल सजा दी गई है उसे 8 साल सजा दें। ये लोग अभी जो ना उनको ऑन करने पे आ रहे हैं, पहले ये उन्हें डिसऑन नहीं, उनका कहना अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है राशिद साहब कि जो फौजी अदालतों में सजाएं हो रही हैं, जो फौजी ट्रायल हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सिविलियंस हैं तो उनको सिविलियन अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में अपने इनके देखें शासित साहब, इनके अपने दौरे हुकूमत में यही फौजी अदालतें थी, यही ट्रायल थे, यही सजाएं सिविलियंस को दी गई हैं। मकसद सिर्फ ये है कि वो क्या कहते हैं कि या तो दुख सुख मिलके बांटो या फिर चमन का नाम न लो। ये कैसा इंसाफ है जिसमें सारे फूल तुम्हारे हैं? अपनी दफा इनको वो मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि लो जी। अब मैं हालांकि मैं इस बिल्कुल डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहता कि फौजी अदालतों से सजाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि हमारे जो सिविलियन कोर्ट्स है ना, जिस तरह माशाल्लाह वो सहूलतकारी का, दहशत गर्दों की सहूलतकारी का जो किरदार अदा कर रही है ना, वो भी पाकिस्तान के तारीख के स्याह तरीन जो ना अदालती फैसलों में लिखा जाएगा कि जिन लोगों ने सरे आम जो शोहदा की यादगारों को जलाया, किला बाला साठ पे हमला किया, अपने GHQ के ऊपर उन्होंने मतलब है कि हमले किए, पेट्रोल बम मारे, उन लोगों को भी जब CCTV इमेजेस पूरे फोरेंसिक करके, जियो फोरेंसिक करके जब उनको सजाएं दी गई हैं, तो उस वक्त जो ना माशाल्लाह जो ना अदालतों ने जाके ना सिर्फ उनको बरी किया, बल्कि अदालतों ने ये कहा कि यहाँ पे अदालत में खड़े इनके जो ना बात खड़ी खोल के इनको ना हमारे सामने ना रिलीज किया जाए ताकि किसी और केस में बुक ना कर लिया जाए। तो ये तो हमारी जो ना हाँ जी अदलिया का रोल है। बाहर क्या एक लंबी बहस है, कानून से मुतल्लिक बहस है, मेरा कोई ज्यादा कानून से मुतल्लिक नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक आम शहरी के, एक आम पाकिस्तानी के मैं सोचने पे मजबूर हूँ, जिस तरह 25 करोड़ दिगर आम शहरी हैं मासवाई जो कि कानून के ऊपर कोई अप्रोच है कि ये किस तरह की अदालतें हैं कि जो लोग साफ नजर आ रहे हैं कि इन लोगों ने इस तरह की अच्छा, इस पे हम अली ताहिर साहब को कमेंट ले लेते हैं अभी, लेकिन अब्दुल्ला साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सर ये बताइए कि अब खान साहब ठीक है इस नेगोशिएशन प्रोसेस का हिस्सा बन गया, बड़ी अच्छी बात है, तीसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन वो जो एक बैकडोर राब्तों के हवाले से खबरें आती रहती हैं और जाहिर है आपके पास इस हवाले से बड़ी कोई ऑथेंटिक खबरें भी आती हैं, क्रेडिबल सोर्स होता है आपका, आप बताइए कि बुशरा बीबी क्या रोल प्ले कर रही हैं इन बैकडोर मुलाकातों के हवाले से? कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर वो मुलाकातें कर रही हैं, कैसी कोशिशें हो रही हैं, और आपको लगता है कि जहां वो कोशिशें कर रही हैं खान साहब की रिलीज के हवाले से, वहां से कुछ मिलेगा भी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा? देखिए मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखें, अगर मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल अंदाज में बोल रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त नहीं है। जो कुछ है हुकूमत के साथ है।
जहां तक ताल्लुक है बुशरा साहिबा का, जी देखें बुशरा साहिबा का कोई किरदार नहीं है और कोई उनको ना हुकूमत में ना एस्टेब्लिशमेंट में उनको ना सीरियस लिया जाता है और ना ही उनको ट्रस्ट किया जाता है। और खुद मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के अंदर उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट मौजूद है। अब जहां तक ताल्लुक है कि मुज़ाकरात के ऊपर निकलेगा क्या, देखें जो तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तहरीक इंसाफ को सियासत का पूरा हक होना चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन वो रवैये जो हमने 9 मई को देखे या हमने दीगर वाकयात में देखे जहां लाइट मशीन गन्स लेके लोग जो है वो इसके ऊपर ब्लू एरिया इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, गैस मास्क पहन के बैठे हुए हैं, तो फिर ये रवैये तो मेरे ख्याल में अगर रियासत ने इजाज़त दे दिए तो फिर वो रियासत का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसके बाद रोज़ाना ऐसे जत्थे निकलेंगे और फितना और फसाद जो है वो मुल्क में बपा होता रहेगा। अब अदालतों के ऊपर देख लिया जाए, अभी हमारे भाई ने बात कही, मैं एहतराम करता हूँ इनका, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जी मुल्क में ऐसे जजेस मौजूद हैं, तो फिर मतलब तहरीक इंसाफ लिस्ट देगी कि जी फलाने जज से हमारा फैसला कर लो। तो देखें बंदियाल कोर्ट तो अब खत्म हो गया ना, अब बंदियाल कोर्ट नहीं रहा। अब मसला यहाँ यह है कि एक और चीफ जस्टिस यहाँ मौजूद हैं और आईनी अदालत बन चुकी है। अब इसके अंदर जो आपको फिलहाल जो नजर आ रहा है वो होना नहीं है और जो होना है वो आपको फिलहाल नहीं नजर आ रहा। अभी इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि अगर जो तहरीक इंसाफ लिस्ट कहेगी कि जनाब फलाने जज से आप हमारा फैसला करा लें, तो क्या हुकूमत उस बात को मान जाएगी? तो हुकूमत तो नहीं मानेगी। तो फिर इसका मतलब है कि ये मामलात जो है वो मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक बात बड़े वसूख से कही जा सकती है, जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ये बात तो लिख लें आप मेरी। और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ जो लोग उसके अंदर माफी है या जिन लोगों का कोई किरदार ऐसा नहीं है, जिन्होंने नफरतें नहीं फैलाई, जो गैर मुल्की एजेंडे के आलाकार नहीं बने, उन लोगों को मेरे ख्याल में मौका मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना, अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मेरी बहन, आपने दिखाया, आपके टीवी ने दिखाया, मैंने तो नहीं देखा ना, मुझे तो आप लोगों ने बताया। और ये जो लिस्टों की बात हो रही है कि इतने लोग चले गए दुनिया से या कुछ है, देखिए आज हमारे 2 बंदे भी मर जाते हैं ना तो लोगों का जनाजे होते हैं, सब कुछ होते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग हो गए, उनके जनाजे किधर हैं? दूसरी बात यह है कि बुशरा साहिबा जो है वो गई और सवाबी में एक आदमी जो कारकुन था उनका, उसको 1 करोड़ रुपया का उन्होंने जो है वो दिया, वजीफा दिया और उसके बाद वो वहां से चली गई। अगर सैकड़ों थे तो किसी दूसरे का जनाजा या किसी दूसरे के घर पे वो गई, या फिर वो जाहिर है पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया, या फिर वहां हकायक कुछ और थे। तो ये सारी बातें हैं जिनको हम देख रहे हैं। देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं हुकूमत से तो उनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंस जराए मौजूद होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, पुलिस इंटेलिजेंस मौजूद होती है, उसके अलावा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है। तो हकायक तो सामने आ जाते हैं, पता चल जाता है कि कितने लोग हैं कितने नहीं। देखिए, जब हुकूमत के सामने, और फिर ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें बरियत नहीं होगी, बल्कि बुशरा साहिबा और इमरान खान साहब दोनों को जो है वो सजा मिलेगी और इसके अंदर कोई शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब अली ताहिर साहब, जिस तरह से गुफ्तगू पहले भी हो रही थी, अब बैरिस्टर साहब आपसे सवाल थोड़ा सा कानूनी नुक्ते पर है कि अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हो नहीं पा रहा था, अब वो फैसला होता है, साथ ही साथ डेट भी है 3री मीटिंग की, पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। अगर वो फैसला खान साहब के हक में नहीं भी आता तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या उम्मीदें ही वाबस्ता नहीं है कि कोई अच्छा फैसला आएगा खान साहब के हक के अंदर? शाइस्ता, देखिए, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू एनी क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। मुझे जरा मिसकोट कर दिया था, परहैप्स आपके लर्नेड गेस्ट जो हैं वो ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन।
What I said was that the material has already been shared by the party itself on the social media. It has been shared with other institutions as well. I am in cognizance of that. मेरी knowledge में है, हमने बिल्कुल उस डाटा को साथ जो है वो शेयर किया है. So I was not saying कि डाटा जो है वो सोशल मीडिया पे. I said that the party itself has shared the data on the social media. Perhaps वो सही से सुन नहीं रहे थे, तो इस वजह से शायद उनसे ये गलती हो गई. दूसरी बात ये है कि जहां तक ये 190 मिलियन पाउंड्स की बात है, देखिए मामला बड़ा सिंपल है. इस केस के अंदर जो है वो कोई हमें तो ढील की जरूरत है नहीं, किसी एनआरओ की जरूरत है नहीं, ये केस बनता ही नहीं है. आई हैव स्टडीड दिस केस वेरी क्लोजली. देयर इज नो केस. सबसे पहली बात तो ये है, इसके अंदर पहले नुक्ते पे ही सारी बात हट जाती है कि फॉर इट टू बी मनी लॉन्ड्रिंग इट हैज टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. इट वाज नॉट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. राधा ये तो नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, ये तो उनको जो है वो पेमेंट की गई थी और फिर प्रॉपर्टी ली गई थी. तो अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे तो हसन नवाज इज द वन हु शुड बी प्रोसिक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली देयर इज नो कनेक्शन. वो पैसे किसी प्राइवेट अकाउंट में नहीं गए. वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है, बल्कि एक ऑर्गन है, इदारा भी नहीं है. इदारे छोटे होते हैं, ऑर्गन बड़े होते हैं. एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अकाउंट के अंदर गए. कोई केस है ही नहीं. आपने देनी है कन्विक्शन, आप दें, बिस्मिल्लाह करें. हम तो पहले भी आपको कभी नहीं कहा कि आप कोई हमें लेग्जिटी दिखाए. हमें कोई लेग्जिटी की जरूरत नहीं है. मेरिट पे फैसले करें. देखें जितने भी फैसले हैं, वो तोशा खाना हो या तोशा खाना 2 हो या इद्दत हो या 190 मिलियन पाउंड हो या साइफर हो, उसमें या सुपीरियर कोर्ट से हम एक्विटल्स लेके आ चुके हैं या बेल के ऊपर हैं. तो क्लियरली नजर आ रहा है ना कि सुपीरियर कोर्ट से तो हमें रिलीफ मिल रहा है. जहां तक आपने बात की कि जजेस के बारे में, मेरे ख्याल में जरा थोड़ा सा हमें तहम्मुल के साथ जो है बात करनी चाहिए. सिर्फ जनरल्स ही नहीं होते ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, ये भी ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट ही होते हैं. तो आप एक तरफ जो है वो बिल्कुल ही घुटनों को हाथ लगाने के लिए रेडी होते हैं और दूसरी तरफ आप जुडिशरी के बारे में जिस मुंह से जो बात करना चाहें वो आप कर दें. ये भी मुनासिब नहीं है. तीसरी बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मिलिट्री ट्रायल चल रहा है. ले मैं आपके प्रोग्राम में आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, टुडे इज द 13th of January और 8 बजकर इस वक्त जो है वो 28 मिनट हो रहे हैं. मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ही जो कार्व आउट इस वजह से किए गए हैं ताकि जो है वो फैसला हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हक में आया जाए. 26वीं तरमीम को आप लेके आए हैं और आपने अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में वो बेंच बनाया है. इसकी मेजोरिटी भी आपको मिलिट्री ट्रायल्स की इजाजत नहीं देगी क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल ही नहीं है. उसके बाद एक और बात की गई, आपने कहा जी कि वो सीसीटीवी हमने देखी है, आपने हमें दिखा दी है, तो हमारे हिसाब से तो गलती है भाई. इस वजह आप गिल्टी हैं. इस वजह से ही अब्दुल्ला साहब आप जस्टिस अब्दुल्ला नहीं है और राशिद साहब आप जस्टिस राशिद नहीं है कि केसों के फैसले इस तरह नहीं किए जाते. केसों के फैसले करने में एक ड्यू प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं. उन तमाम चीजों को देखना पड़ता है. आप या जनरल्स या मेजर्स या कर्नल्स के पास जाहिर है कि वो एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है और इसी वजह से हम लोग चीखने हैं कि आप इनके फेयर ट्रायल्स करते हैं. हमने कब कहा है कि आप ट्रायल नहीं करिए? आप करिए ना फेयर ट्रायल. हम तो बल्कि ऑन दी अदर साइड आपसे कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाइए और बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. बड़ी ये सिंपल बात है. मेरे ख्याल में तो इससे और डिमांड आ नहीं सकती. जहां तक वो ऑब्जेक्शन है जी कि वो बंदियाल कोर्ट नहीं रहा जी, तो आपके मन नहीं, मैंने कब कहा मेरे मर्जी के जजेस. मैं तो कह रहा हूं कि आपके ख्याल में कोई इंडिपेंडेंट जजेस है ही नहीं है. इंडिपेंडेंट जो है वो ऑफिसर्स एट द एंड ऑफ द डे वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं आपके ख्याल में, जिनको कि हम इंडिपेंडेंट मानने को तैयार नहीं है. नहीं, इस मुल्क में इंडिपेंडेंट जजेस हैं. आप बनाइए कमीशन उनकी सरबराही में जो दोनों पार्टीज को, बट द गिल्टी पार्टी विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम स्क्रूटनी. द पार्टी जो सच पे खड़ी होती है वो हमेशा कहती है कि स्क्रूटनी की जाए. तो ये बड़ी सिंपल सी 2 + 2 = 4 वाली बात है और दैट इज द एंटायर पॉइंट. शाइस्ता ठीक है, लेकिन अली ताहिर साहब, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इससे पहले जो केसेस लगे खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब उनके हक में फैसले नहीं आते तो फिर हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ता है उन जजेस के खिलाफ. आपने क्या उन ट्रेंड्स को विटनेस नहीं किया? आपने सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हुए क्या उन ट्रेंड्स को नहीं देखा जिन ट्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ? ये भी आपके एंड पे होता है, आपके पार्टी वर्कर्स, आपके रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं सोशल मीडिया पर. सर देखिए, जहां तक शाइस्ता जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना है वो मेरा नहीं, वो ठीक है. अच्छा वो ठीक है, हम तो पर्सनल कैपेसिटी में देखते है हैं ना कि पर्सनल कैपेसिटी में उनको टारगेट किया जाता है. इज दैट राइट? आपको लगता है कि ये ठीक है?
नहीं, who's targeted whom on the personal capacity? अच्छा, अब जजमेंट्स में क्रिटिसिज्म होती है, मैंने तो हमेशा जजमेंट्स में क्रिटिसाइज किया है। अगर मैंने कभी किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज किया तो आप बिल्कुल वो क्वेश्चन मेरे सामने रखिए, बट हाँ, जब जजमेंट आती है तो वो पब्लिक डोमेन हो जाता है। मैं उस पे जो है वो उससे एग्री भी कर सकता हूँ, उससे डिसएग्री भी कर सकता हूँ, उससे कंप्लीट उसको अटरली क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ, और मैं उसकी तारीफ भी कर सकता हूँ। ये तो हर पाकिस्तानी का राइट है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, वो जाहिर है जब आप एक पूरा 8 फरवरी 2024 का सारा इलेक्शन ही चोरी कर लेंगे। देखिए, मेरे जैसे पीसफुल लोग जो हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे वोट ही है ना। मेरे पास ना मुझे पहाड़ी पे चढ़ने की ट्रेनिंग है, ना बिल्डिंग से छलांग मारने की ट्रेनिंग है, ना मैं AK-47 चला सकता हूं। मैं तो उस तरह तो अपनी आवाज नहीं सामने रख सकता। मेरा तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि मैं वोट डाल के आता हूं, 1% 1 वोट। 8 फरवरी 2024 को कौम ने बता दिया वो किस तरफ खड़ी हुई है। अब जब आप पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेंगे तो उसके बाद आप कहें कि लोग खफा भी ना हो हमसे, और उसके बाद भी चूंकि वो 80s और 70s वाला हम प्रोपेगेंडा करेंगे उसके बेसिस के ऊपर। जी, मैं लेट मी कंप्लीट, आप फिर बात कर लीजिएगा। राशिद साहब, दिस इज नॉट फेयर, यू डू दिस एवरी टाइम। लेट मी कंप्लीट देन यू स्पीक। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप पूरा का पूरा एक जनरल इलेक्शन चोरी करेंगे तो उसके बाद अवाम के अंदर रिएक्शन तो आएगा, और ये सारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको इस मुल्क में इस वक्त भी नजर आ रही है, ये सिर्फ इस वजह से नजर आ रही है कि पूरा रीजन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। एक हम बीच में आखिरी खड़े हुए हैं जो मुसलसल तंजली की तरफ जा रहे हैं, चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर है, और वो सिर्फ इस वजह से है कि आपने बैलेट को बुलेट के जरिए हाईजैक किया हुआ है। दैट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। और ये डायनामिक सिर्फ हम पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स नहीं, दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। शाइस्ता, अच्छा ठीक है, अब अली ताहिर साहब राशिद साहब की तरफ जाने दे, फिर वक्त की कमी हो जाएगी। राशिद साहब, अली ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ इस एक वजह से इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों की तरफ नहीं जा रहा, वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन पा रहा। ये जो है ये एक बड़ा बैरियर है। आपको भी यही लगता है? और इससे पहले जो आप कमेंट करना चाहते थे वो बात भी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अली ताहिर साहब की जो है ना, वो देखें, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी, नॉट एज अ पर्सन, लेकिन इनकी जमात का एक जो वो ये खासा रहा है कि ये बड़े पिक एंड चूज करते हैं चीज़ों को। जब इमरान खान को सजाएं दी गई तो यहाँ पे मैंने लंदन में देखा कि PTI के जो ऑफिशियल जो लोग थे वो इन 5 जजेस को तस्वीरों के ऊपर जूते बरसा रहे थे। मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, फैसले पे तो सारी दुनिया में तनकीदें होती हैं, इनके मुंह पे जूते मारे जा रहे थे, और वो सारी सोशल मीडिया पे सारी दुनिया ने वो फुटेजेस वगैरह देखी हैं। लेकिन ये अब उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया होगा। ये पिछले हमने दिनों तो कहा भी नहीं, मैंने अली ताहिर साहब को कहा भी नहीं कि आपने ऐसा आपने नहीं कहा था। मुझे पता है जमात की बात हो रही है, अपने अपराध की तो बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी बीवी के खिलाफ जिस किस्म के गलीज तरीन मतलब जो हैशटैग्स इनके ऑफिशियल्स ने चलाए हैं PTI के, उसके खुदा की बनाया। मैं कहता हूँ उनकी फैमिली के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से भी, और जो डोनट को लेके ये के मतलब छोरपन की इंतहा तरीन कर दी इन लोगों ने, और मतलब ये उस बड़े ही अंदाज से कह रहे हैं नहीं जी हम तो कुछ करते नहीं है। चलें, खैर उनका एक अपना स्टाइल है। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जी जो जजेस और जनरल्स और नहीं होते, देखें जो जनरल बाजवा को वालिद मोहतरम PTI वालों ने करार दिया था, ठीक है, सेम पेज पे जो है वो इससे ज्यादा जमहूरी जनरल कह रहे कि वो गलत चूज कर लिया था हमने, गलत सिलेक्शन हो गई थी हमसे। खान साहब ये फरमाते हैं वो तो वक्त बाद में साबित करता है कौन दुरुस्त है कौन गलत है। बात की बातें नहीं होती। देखा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है ना, उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने फरमाया था कि इससे ज्यादा बाजवा से ज्यादा तो जमहूरी जनरल है ही कोई नहीं। मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब की मतलब कोट किए हुई चीजें हैं। तो ये अब उन्हें इमरान खान को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लीडर को, या पता नहीं इनको अभी एकदम कोई और ख्याल आ गया। लेकिन गोइंग बैक टू, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं वो किसी भी पाकिस्तान के जो मुखालिफ तरीन बंदे से भी जाके पूछने में इन लोगों को तकलीफ ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो ना माशी लिहाज से बेहतरी की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा बेहतर हो गया, बहुत बेहतरी की तरफ है, और डायरेक्शन जो सेट हो रही है इस चोर के दौर में, इमरान खान के दौर में 35 या 40 हज़ार पे स्टॉक एक्सचेंज थी, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में 53-54 हज़ार टच की थी, और अब जो है वो 1,15,20 के दरमियान वो स्टॉक एक्सचेंज जो है फ्लक्चुएट कर रही है। जो महंगाई की शरह जो है 36-37% से 4% पे आई हुई है। इसी तरह जो है जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% के करीब जो ना पिछले 2-4 महीने में कम हो चुका हुआ है। तो अब जो डायरेक्शन सेट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जिस दिन इनकी हुकूमत गई थी उसी सुबह इन्होंने राग लापना शुरू कर दिया था
کہ پاکستان آج دوپہر کو نہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، آج دوپہر کو نہیں، کل صبح تو لازمی ڈیفالٹ ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہم نے بھلے غیر مقبول سیاسی فیصلے کیے جس کی ہمیں قیمت بھی پے کرنا پڑی، لیکن اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اللہ کے فضل سے، اور اب پاکستان ترقی کی طرف ہے. یہ بات کرتے ہیں الیکشن چوری، پورے کے پی کے میں الیکشن چوری ہوا ہے، انہوں نے 1 ٹکے کا کام نہیں کیا پچھلے 11-12 سال میں. اس کا جواب میں نے کسی دن خیبر پختونخوا کے ہی نمائندگان سے لینا ہے سو دیٹ وہ ہمیں بتا سکیں. ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے راشد صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کام کیے ہیں اس پورے ٹینیور کے اندر. دوسرے پلیز لیٹ می فنش یہ کہ انہوں نے وہاں بٹھائے ہوئے طالبان جو کہ ان کے اپنے وزراء سے بھتے وصول کرتے ہیں، ان کے لوگ، ان کے جو مطلب ان کے الیکٹڈ ممبران کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے، یہ کرتے ہیں باتیں دوسروں کو. یہ ان کے نو گوز ایریاز ہیں وہاں پہ مطلب کے پی کے اکثر علاقوں میں، اور جہاں پہ حکومت کی جو صوبائی حکومت کی ریٹ ہی قائم نہیں ہے وہاں پہ. یہ مطلب اور یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری، فارم 45-47. اور بھائی جان ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ RTS بند ہوا تھا، تو اس نمونے کو وہ جو بشرا بی بی کہتے ہیں یہ کیا اٹھا لائے ہیں، تو یہ کیا اٹھا لائے والے معاملہ جو نصب کر کے پاکستان کو جو سوا ستیہ ناس کیا گیا نا، وہ الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی راشد صاحب آپ کی اجازت سے. جی بیعت کے تحت میاں نواز کے بیعت کے تحت انشاءاللہ پاکستان جو نا وہ ان قریب جو نا وہ G20 میں بھی جائے گا اور ایشین ٹائیگر بھی بنے گا. چلے زبردست، تھینک یو. عبداللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ کا سٹیٹمنٹ تھا پہلے اور وہ چیز بڑی وائرل بھی ہوئی تھی، جس طرح سے آپ نے پورا پلان آؤٹ کیا تھا کہ خان پر ہوئی تھی ریلیز کے حوالے سے پہلے کہ وہ کب کیسے کہاں چلے جائیں، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ آفر نہیں لی تھی کہ کسی اور وجہ کی وجہ سے، جو بھی ریزنز تھی اس کے پیچھے بیہائنڈ کرٹن. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ بشرا بی بی کے کوئی بھی کسی قسم کے مذاکرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہے، سو مائی کوسچن از کہ وہ جو ڈیل آفر کی تھی کیا وہ حکومت نے کی تھی اپنے کریڈٹ کے اوپر، یا پھر وہ ڈیل بھی کہیں اور سے آئی تھی، کسی اور کے تھرو آئی تھی؟ جی وہ ڈیل ہے وہ مغرب سے آئی تھی، اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ان کی طرف سے بھی خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ ہم باہر چلے جائیں، لیکن وہ پھر برطانیہ اور امریکہ جانے کی خواہش جو تھی اس کو رد کر دیا گیا تھا. عرب ملک میں سے ایک ملک تھا جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد اس عرب ملک نے بھی جب پاکستان کے اندر بگڑتے ہوئے حالات دیکھے اور جس طریقے سے یہاں محاذ آرائی ہوئی، فساد برپا کیا گیا، تو انہوں نے بھی پھر بعد میں اپنی وہ آفر واپس لے لی. اب مغرب تو جانے نہیں دیا جائے گا ظاہر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال تو یہیں سچویشن یہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کی لیڈر جو ہے وہ باہر آئے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب بات دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ عدالت چلتی ہے ثبوتوں اور شواہد پر، اور ثبوت اور شواہد جب آپ پیش نہیں کریں گے اور صرف آپ ٹی وی کے اوپر یا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ ایک چیز کو حقیقت کا رنگ دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. عدالت اس کو قبول نہیں کرتی. جہاں تک میرے بھائی نے، فاضل بھائی نے کہا کہ جناب ظاہر ہے کرنل بریگیڈیئر میجر کو کیا پتا ہوتا ہے، تو میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں بہترین جو پل بنے ہیں یا بہترین جو روڈیں، شاہراہ ریشم جس کو 8واں دنیا کا عجوبہ کہا جاتا ہے، وہ انہی انجینئرز نے بنایا ہے، اور وہ بھی پاکستان فوج کے ہوتے ہیں. جو بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور ابھی بھی جہاں لوگ علاج کرانے جاتے ہیں وہ CMH ہوتا ہے، جہاں یہی کیپٹن، بریگیڈیئر، ڈاکٹر، میجر، یہ سارے کرنل بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ وکالت پڑھ کے آتے ہیں لوگ، اور باقاعدہ وکیل ہوتے ہیں، صرف وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو بالکل نہ کہا جائے کہ جی ان کو کیا معلوم کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. کیا پوری دنیا میں جو ملٹری کورٹس لگتے ہیں سمیت امریکہ کے اندر، تو کیا وہ پھر سارے کے سارے غلط ہیں اور پاکستان میں کوئی انہونا کام ہو رہا ہے؟ نہیں عبداللہ صاحب، ایک تو یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو خود تائید کی تھی، بلکہ انڈورس کیا تھا خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران، آپ کو شاید یاد ہوگا. لیکن جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ ملٹری کورٹس کو تو خود انہوں نے انڈورس کیا، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پورا بتایا. میں تو عمران خان صاحب سے ایگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر. اور ہاں، جہاں تک بات ہے کہ جی یہ چیزیں آنی چاہیے، بالکل. دیکھیں جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے. چوک یتیم خانہ میں بھی پاکستان کے لوگ تھے 64 لوگ جن کو بھون ڈالا تھا بلدار حکومت کے اندر،
اور اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب. اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن اسی انداز میں بننا چاہیے جس طرح باقی جگہ بننا چاہیے. لیکن ان سب سے مبرہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کل میرے خیال میں جو ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ 2+2 یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا ریٹرک کو, اور پھر ہم اتنا زیادہ کوئی چیز بولتے ہیں کہ وہ بھی سچ لگنے لگتی ہے. لائیں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس کے اوپر الیکشن ریگنگ کے لیے 202 درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول ہوئیں. 202, ٹھیک ہے جی. اور اس بار جو الیکشن ہوا اس کے اندر 88 الیکشن کمیشن پہ درخواستیں موجود ہیں. تو کون سا جو تھا الیکشن فارم 47 اور 45 والا تھا اور کون سا نہیں تھا, اس کا فیصلہ میرے خیال میں آپ خود کر لیجئے. باقی جو ہے یہ فیکٹس کے اوپر گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک جی الاؤ می ٹو فنش, آئی نیور اسپوک, آپ نے بولا تھا کہ جی. تو دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ موجودہ صورتحال کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ موجود ہے. اگر ریلوے کا مقدمہ ریلوے عدالت سنتی ہے, اگر گیس کا مقدمہ گیس عدالت سنتی ہے, اسی طریقے سے بینکنگ کا مقدمہ بینک عدالت سنتی ہے. اور عبداللہ صاحب ٹائم کی کمی, عبداللہ صاحب اجازت دیجئے لاسٹ سوال پوچھنا ہے آپ سے. جس طرح سے آپ نے بولا کہ عرب ممالک کی آفر ہوئی, خان صاحب نے ٹھکرا دی, یورپین کسی کنٹری کی آفر ہوتی ہے اب آنے والے وقت میں, کیونکہ حالات تو اتنے سازگار لگ نہیں رہے کہ کمیٹی ان کی بات مان لے بڑے زبردست طریقے سے اور پھر چیزیں جو ہیں بڑی اسٹریم لائن ہو جائیں. سو اب ان حالات میں بھی اگر ان کو کسی یورپین کنٹری کی آفر ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے خان صاحب, صرف عرب ملک کی وجہ سے انکار کیا تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ماننے کی یہاں بات یہاں یہ نہیں ہو رہی. یورپین تو وہ جانا چاہتے تھے, وہ گئے نہیں یورپ, ان کو یہاں سے اجازت نہیں ملی, یہاں کے لوگوں نے اجازت نہیں دی. وہاں کے تو وہ تو جانا چاہتے تھے, عرب دنیا نے قبول نہیں کیا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ جو اگر آفر آئے گی, دیکھیں اگر ابھی کوئی باضابطہ تو آفر اس طریقے سے مغرب, کیونکہ یہ تو خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جائیں, لیکن جب وہ مغرب نہیں جا سکے تو وہ پھر عرب دنیا جانا نہیں چاہتے تھے, اور پھر بعد میں عرب دنیا خود پیچھے ہو گئی. اب جو تیسری بات آپ نے کہی, جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کو کوئی آفر آتی ہے, دیکھیں آفر تو آئے گی, پہلی بات ہے پاکستان حکومت کو کوئی آئے گی, اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان اس ٹائم پہ ویکر وکٹ پہ ہے یا اسٹرانگر پہ, کون سا ایسا جلسہ ہو رہا ہے. اگر 9 مئی کے سے پہلے کی جو حالات تھے, جب ان کی حکومت جو ہے وہ ایک آئینی طریقے سے گئی تھی, تو اس ٹائم پہ سب سے جو جس طریقے سے جلسے جلوس ریلیاں ہوئیں تو اب تو سمجھ آتی تھی کہ جی حکومت کوئی دباؤ کا شکار ہے. اب کون سا دباؤ کا شکار ہے؟ آپ دیکھیں نا, یہ 26 نومبر کے بعد جو صورتحال ہے اس میں تو وہ بہت ہی کمزور ہو گئی ہے. تحریک انصاف کے اندر بہت واضح دراڑیں نظر آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ سجیشن ہوگی کہ اس کو آپٹ کر دیا جائے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا, بیرسٹر علی طاہر آپ کا, اور راشد ہاشمی صاحب موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. شو کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن شو کے آخری حصے میں حالیہ امریکہ میں لگنے والی آگ کے بارے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر اینڈ رپورٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لاس اینجلس میں بہت ہی خطرناک آگ لگی ہے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشنز مسلسل آن پروسیس تھیں, اور اب جو امریکی اخبار نے بڑا دعویٰ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ لاس اینجلس میں آگ کیسے پھیلی. امریکی اخبار نے بڑا دعویٰ کیا ہے, گزشتہ دنوں سے آگ کی لپیٹ میں ہے, جس کے نتیجے میں لاس اینجلس میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور لاکھوں شہری بے گھر ہو گئے ہیں. موسمی ماہرین نے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ شہر میں تیز رفتار ہوائیں دوبارہ چلنے سے پہلے اگر آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تو اس سے اب مزید نقصان ہو سکتا ہے. ابھی تک آگ لگنے کی کوئی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی, لیکن جنگل کی آگ پھیلنے سے چند روز قبل پیش گوئی کرنے والوں نے تیز ہوا کی وارننگ ضرور جاری کی تھی. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس کے جن علاقوں میں آگ لگی وہاں آسمانی بجلی گرنے کی بھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی. تاہم چند حالیہ میڈیا رپورٹس میں یہ
इंकशाफ हुआ है कि लॉस एंजलिस में आग फैलने के बाद 30 मिनट के बाद फायर फाइटर्स के रेडियो पर किसी किस्म का कोई शोर सुनाई दिया और आग के शोले एक जाने पहचाने पहाड़ से बुलंद हो रहे थे, जिसके जवाब में एक फायर फाइटर ने कहा कि आग वहीं से शुरू हुई है जहां ये नए साल के मौके पर लगी थी। लॉस एंजलिस में दीगर तहकीकाती इदारों का भी यही मानना है कि इस हवाले से जब वॉशिंगटन पोस्ट ने लॉस एंजलिस के रिहायशियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फायर डिपार्टमेंट का न्यू ईयर के मौके पर लगने वाली आग की निस्बत मंगल को लगने वाली आग पर रद्द-ए-अमल भी सुस्त था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और फायर साइंटिस्ट माइकल गॉर्नर ने यह कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि पहले से लगी हुई आग से कोई मामूली चिंगारी दोबारा भड़की हो, जिसके बाइस जंगल में आग फैल गई। वहीं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयासराइयां भी जारी हैं कि इस आग के पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है और कोई सोशल मीडिया पर इस आग के लगने की वजह किसी परिंदे को करार दे रहा है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं इस आग के हवाले से जो लगी, जंगल की आग फैली और उससे बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग जख्मी हैं, बहुत से लोग की हलाकतें। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जिस पर काबू पाने के लिए अमेरिका जैसी बड़ी ताकत शुरू में बहुत ही बेबस दिखाई दी। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।